नमस्कार एंड वेलकम। कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं वैक्सीन में गैप 315 दिन है बेस्ट। हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आई है इंग्लैंड से, जहां पर ऑक्सफोर्ड जो कि एस्ट्राजेनेका के साथ जिसने मिलकर वैक्सीन डेवलप की थी, भारत में जो कोविशील्ड के नाम से लग रही है, अब ऑक्सफोर्ड की रिसर्च टीम का कहना है कि भाई दो वैक्सीन के बीच में, दो डोजेस के बीच में अगर 315 दिन का अंतर हो तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी रहता है। यहां पर और भी बातें शेयर की गई हैं, लेकिन उन्होंने माना है कि अगर आप इतना यानी करीब 45 हफ्ते का गैप रख पाएंगे तो ये सबसे इफेक्टिव होगा। अब सवाल ये उठता है कि कितनी बार ये चीजें बदलेंगी। भारत में तो हमने देखा कि 3 बार ये कोविशील्ड के डोज के बीच के जो गैप है वो बदल चुके हैं। तो क्या बार बार इसे बदलना, या फिर हम धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं? सिंपल सी बात है कि हमें नई नई चीजें पता लगती जा रही हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि वैक्सीन पर ही हमारा पूरा जो है वो दारोमदार टिका हुआ है कोरोना से लड़ाई में, और डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ ऑलरेडी मोर्चा यहां खुल चुका है। ऐसे में वैक्सीन के बारे में नई बातें पता लगती हैं तो हम आपसे तुरंत शेयर करते हैं, और आज का टॉपिक उसी लाइन पर है। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जो कि महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, डॉक्टर एम.एस. कंवर साहब जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं, और समीर भाटी साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिंग और पैथ लैब के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे शुरुआत करते हैं। अब जो रिपोर्ट आई है ऑक्सफोर्ड की कि 315 दिन का गैप हो, ठीक है, अच्छी फाइंडिंग है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि अब हमें इसे फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, या अभी इसके लिए आपको और भी बहुत सारे तथ्य और चीजें चाहिएगी, या फिर ठीक है उन्होंने एक रिसर्च की है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा जो इस समय कुछ 16 हफ्तों का गैप है वो परफेक्ट है? जो आपने आखिरी बात पूछी आपके सवाल में, वो सबसे सही है। वही जवाब है कि जो इस समय जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई है, हम लोगों को वही फॉलो करनी चाहिए। इसको बार बार आगे पीछे करने में हमारा नुकसान है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस तरीके से डिसाइड की जाती हैं, ये तय होती हैं, जिसमें आपको जितना फ़र्क आप रखना चाहते हैं 2 डोजेस के बीच में, उसका साइंटिफिक एविडेंस क्या है अपने देश में, अपने लोगों में, और जो वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं, ये तय कर लिया है कि यही सबसे उचित किस्म का समय है। तो आपको उस पर स्टिक करना चाहिए। आपको तुरंत उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं हो कि ये करने में अपना फायदा है और ये इस तरीके से रखने में अपना नुकसान है। तो मैं नहीं समझता कि उनका एविडेंस जो भी आता है, वो एविडेंस हम लोग अपने तरीके से उसको समझें, उसको उस तरीके से फॉलो करें, जिसमें हम लोग शायद तुरंत उसको अडेप्ट ना करके वो तब अडेप्ट करें जब हम लोगों को ये लगे कि हाँ हिंदुस्तान में उसका फ़ायदा है। उसके बाद ही ये 315 दिन का जो पीरियड है, ये अपने लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, ये इसका नतीजा अभी हम लोग नहीं जानते हैं। तो उसको बगैर कुछ जाने हुए इस किस्म की चीज़ को चेंज करने में मैं समझता हूँ हम लोगों का नुकसान है इससे। राइट। डॉक्टर कंवर आप क्या कहेंगे? इस चीज के कुछ और भी फाइंडिंग्स है। जो स्टडी आ रही है ऑक्सफोर्ड से, वो कह रहे हैं कि आप एक तो गैप बढ़ा के इतना कीजिए, उसके ऊपर एक तीसरा बूस्टर डोज दीजिए, उससे और ज्यादा फायदा होता है। 1-2 चीजें और जो निकल कर आई हैं कि उन्होंने कहा कि 28 दिन के बाद उन्होंने देखा कि एंटीबॉडीज जो थी, और उसके 150 दिन बाद जब देख रहे हैं तो लगभग आधी रह जाती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि साल भर के बाद, जब करीब करीब यही 45 हफ्तों के बाद वो देखते हैं, तब भी एंटीबॉडीज बचती हैं। और फिर एक चीज है कि जब आप अगला डोज देते हैं तो वो 18 गुना तक बढ़ जाती हैं। आप क्या कहेंगे? बूस्टर तो लगेंगे ही इस बीमारी में, ऐसा प्रिडिक्ट किया ही जा रहा था पहले से ही, क्योंकि इसके इम्यूनिटी लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं। अब सवाल ये है कि ये जो स्टडी अब आई है, हमें आई एग्री विद ओम श्रीवास्तव दैट वी शुड नॉट बी चेंजिंग कभी 4 हफ्ते बाद, कभी 8 हफ्ते बाद, कभी 12 हफ्ते बाद। ऐसे स्टडीज आती रहेंगी। ये अभी स्टडी जो है पीयर रिव्यूड स्टडी नहीं है, ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है। इसको अभी एक्सपर्ट्स ने इसको एनालाइज करके नहीं फाइनल डिसीजन लिया। आपको मालूम ही है लास्ट ईयर जब B117 हिट किया था यूके में, तो एकदम से यूके की गवर्नमेंट ने इसको जो 3 महीने का गैप था, तो ये भी सोचने में आ गए थे कि जो 3 महीने का गैप था, तो ये भी सोचने में आ गए थे कि जो 3 महीने उन्होंने एडवाइस किया था, 28 दिन से 3 महीने कर दिया था। तो जब
जब B117 हिट किया है तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि सेकेंड डोज जल्दी लगनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्शन ज्यादा मिलेगी। क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट आया तो ये भी था कि शायद सिंगल डोज प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन आ रही थी वो ये थी कि फर्स्ट डोज के बाद प्रोटेक्शन तकरीबन 33% के करीब है, 33%, एंड सेकंड डोज के बाद में तकरीबन 76-75%। लेकिन अभी जो कुछ डेटा आ रहा है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि फर्स्ट डोज के बाद में प्रोटेक्शन कैन बी एज हाई एज 76%। दिस मेक्स इट ट्रिमेंडस डिफरेंस। अगर मुझे कोई कहे कि 76% आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी फर्स्ट डोज के बाद में और सेकंड डोज में डिले करने से फायदा होगा, देन आई विल ऑब्वियसली गो फॉर इट। लेकिन ये डेटा है, सो इसको बड़ी क्लियरली इसको एनालाइज करना जरूरी है। फर्स्ट डोज के बाद में प्रोटेक्शन जो अब नए डेटा के हिसाब से प्रोटेक्शन 60% है। 2 डोजेस के बाद में प्रोटेक्शन एट द एंड ऑफ 28 days was 60%, 80%. So went up from 60 to 80%. अब मेरा मानना ये है, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को भी कहता हूँ, कि अगर यू स्टिक टू 3 months थिंग, चाहे वो आपकी फर्स्ट डोज लगी है, चाहे आप डिजीज से निकले हैं बाहर और आप नेगेटिव कब हुए उसमें 3 महीने ऐड कर दीजिए, तब आप सेकंड डोज लगवाइए। अगर आपकी फर्स्ट डोज लगी हुई है या नहीं भी लगी हुई, आप फर्स्ट डोज लगवाना चाहते हैं तो उसका 3 महीने बाद लगाइए। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर फर्ज कीजिए एकदम से डेल्टा प्लस वेरिएंट सर उठा लेता है, एकदम से नंबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपके पास वैक्सीन भी पड़ी हुई है, तो क्या आप 10 महीने 6 महीने वेट करोगे? नो, आई विल नॉट। माय एडवाइस देयर वुड बी टू गो फॉर द सेकंड डोज एज सून एज पॉसिबल इफ द नंबर्स आर राइजिंग। अगर नंबर स्टेबल हैं, स्टैटिक हैं, कम है और डिजीज लल फेज में है, तो उस वक्त आपको ये जंप करने की जरूरत नहीं है फॉर द सेकंड डोज। यू कैन डिले इट, प्रॉबेबली उसी में फायदा है। लेकिन अगर एकदम से डिजीज बढ़ रही हो, जैसे डेल्टा में हुआ, सेकंड वेव में हुआ, तो आपको वेट नहीं करना चाहिए। दिस इज माय फर्म ओपिनियन ऑन दिस। जी जी, डॉक्टर श्रीवास्तव की इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है जो कि महाराष्ट्र से आई है, आप इस पे थोड़ा और प्रकाश डाल पाएंगे? वो ये कि जब सर्वे कराया गया तो ये पता लगा कि जिन्हें सिर्फ सिंगल डोज लगा था, अब ये एक बड़ा सैंपल साइज था, वहां 10,000 से ज्यादा लोग निकले जो कोविड का शिकार हुए, और जिन्हें डबल डोज लगे थे उनमें से सिर्फ 26 लोग हैं जो संक्रमित पाए गए। वैसे हाँ, ये बात हम सब जानते हैं कि संक्रमण का और वैक्सीन का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। संक्रमण हो जाएगा लेकिन वैक्सीन उससे आपकी सिर्फ रक्षा करेगी। लेकिन क्या ये थ्योरी इसके पीछे सही है? मैंने एक दो लोगों से बात की तो उनका कहना है कि चूंकि दोनों डोज लगे हैं, संक्रमण माइल्ड होता है, इसलिए वो फैलता ज्यादा नहीं है और तभी आपको वो नंबर कम दिख रहे हैं। आप अगर इसे समझाएं थोड़ा कि ये क्या हुआ है तो बहुत बेहतर रहेगा। ये जो सवाल पूछ रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्व है। वैक्सीन लगाने के बाद क्या आपके नंबर्स कम हो जाते हैं और कितने समय तक कम रहते हैं? आप ये देखिए, जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, जो कि कोई छोटा नंबर नहीं है, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन लगाने के बाद, खास करके एक खास किस्म की वैक्सीन लगाने के बाद, उन लोगों का कोविड कितने लोगों को कोविड फिर से हुए, और कोविड होने के बाद वैक्सीन लगवाया उसके बाद कोविड फिर से कितने लोगों को हुआ, ये अगर आप नंबर्स देखेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत ज्यादा। इसलिए वैक्सीन, जैसे आपने सवाल पूछा अभी, वैक्सीन लगाने के बाद कितना प्रोटेक्शन है, अगर जो प्रोटेक्शन है तो वो कितने दिन तक रहता है, और अगर जो प्रोटेक्शन नहीं है तो वो उन लोगों को कोविड कितने जल्दी होता है। कुछ लोगों को तो वैक्सीन लगाने के 3 या 5 दिन के अंदर कोविड हो गया, कुछ लोगों को 2 महीने बाद हुआ, कुछ लोगों को 3 महीने बाद हुआ। इस वजह से ये जितनी इंफॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट की जाए और उसका कौन सी वैक्सीन से कितने समय तक कितना फायदा रहने वाला है, ये अभी हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग बहुत जल्दी में है ये जानने के लिए कि ये सब चीजें करने में हम लोगों का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। मेरा अपना ख्याल ये है कि इसमें जरा सा रुक करके हम लोगों को सारी इंफॉर्मेशन अभी जो आई है, ये हम लोग इसको पूरी तरीके से ना तो समझ रहे हैं ना जानते हैं, और इसको मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने के लिए रुकना पड़ेगा,
इससे पहले कि आप ये कह सकें कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन है, और हम लोगों को ये इंटरप्रिटेशन हम लोग ये निकाल सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद। इस वजह से मैं फिर से कहूँगा कि वैक्सीन जिस तरीके से हम लोग दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जिन नंबर्स में हम लोग दे रहे हैं वो और अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीन देने के बाद कितना प्रोटेक्शन हो रहा है, कौन सी वैक्सीन से थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसका अंदाजा लगाना अभी नहीं हो पाएगा, और इसके लिए थोड़ी देर रुकने की जरूरत पड़ेगी, इससे पहले कि हम लोग ये कह सके कि इसमें फायदा है या नुकसान। राइट समीर भाटी हमारे साथ हैं जो कि सरकार के वैक्सीन अवेयरनेस प्रोग्राम से भी जुड़े हैं। भाटी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सरकार बहुत तेजी से अब इस पे है। हमने देखा कि एक दिन तो 80 लाख के ऊपर का आंकड़ा, फिर थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, और अब सभी सरकारी एजेंसियां कह रही हैं कि 1 करोड़ का लक्ष्य बांध के चल रहे हैं, 1 करोड़ डेली लगाने का लक्ष्य है। तो क्या पहली बात तो प्रैक्टिकल है, क्या हमारे पास उतनी सप्लाई है? क्योंकि हमने देखा कि सरकार ने पहले एक एफिडेविट दिया 213 करोड़ के आसपास साल के अंत तक वैक्सीन मिलेंगे, फिर वो बाद में बात आई कि 135 करोड़ ही होगा। तो कितने, क्या ये नंबर सफिशिएंट है? दूसरा, फाइजर के आने की बात है, मॉडर्ना के आने की बात है, स्पुतनिक आ चुकी है, लेकिन अभी इनका स्पुतनिक का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या हम अभी भी ज्यादा करके कोविशील्ड और कोवैक्सीन पर ही निर्भर कर रहे हैं, या स्पुतनिक आई है तो थोड़ा उसका भी परसेंटेज बढ़ा है और ये दो जो मैंने नाम और लिए जल्द ये भी शामिल होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं 21 तारीख से अगर वैसे बात करें तो अब इजीली लोगों को अपॉइंटमेंट्स मिल रही है। प्रोडक्शन जिस तरह से कोविशील्ड अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इवन सरकारी जो एजेंसीज हैं उनको तो उनके टारगेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और बहुत सारे सरकारी सेंटर्स भी ऐसे हो गए हैं जो 24/7 चल रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे सेंटर्स ऐसे हैं जिनको अप्रूवल मिला है जो ऑन साइट्स जाके वैक्सीन कर पाएँ। कॉर्पोरेट्स में भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गया है, और फिलहाल आज मैंने देखा है कि काफ़ी सारी प्राइवेट एजेंसीज के पास स्पेसिफिकली स्पुतनिक के लिए भी गई है रिक्वायरमेंट, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के थ्रू आएगी, स्पुतनिक के लिए भी गई है। तो आई थिंक स्पुतनिक भी अब जल्दी, जिस तरह से अभी देख रहे थे कि उसकी अवेलेबिलिटी कम थी, पर वो भी अब मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो वैक्सीन की अभी उस तरह से अब नहीं हम कह सकते कि डिमांड की अभी इस तरह से कमी आ रही है। हाँ, बाकी जो आपने ये बताया भी, आज जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जो गैप को लेके जो हमारी अवेयरनेस वाली कमिटीज है उसके अंदर फिर से कई बार ऐसी चीजें आ जाती है, क्योंकि उनकी अब काफी सारे ऐसे हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो भी लोग हैं जिनका सेकंड डोज ड्यू हो गया, तो उसमें वो थोड़ा सा उनके बार बार फिर से बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस कि अब सेकंड डोज ड्यू हो गया तो क्या हम थोड़ा और एक्सटेंड करें, क्या हम और बढ़ाएं। इसमें अभी जैसे डॉक्टर ओम श्रीवास्तव ने भी बताया बिल्कुल ठीक तरीके से कि अभी का जो एक गैप चल रहा है, स्टैंडर्ड गैप, ये लेके हम चलें तो ज़्यादा ठीक रहेगा थोड़े और समय तक। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि 2 या 3 बार जैसे चेंज हुआ था हमारा 28 दिन का, फिर उसके बाद 6 to 8 वीक्स वाला, और उसके बाद 12 to 16 वीक्स। अब जो 12 हफ्ते वाला आया था, 12 हफ्ते वाला भी काफ़ी स्टडीज़ के बाद आया था, जो लेंसेट में भी पब्लिश हुआ था कि आपका जो सिंगल डोज है उसके बाद आपका 55% के करीब एफिकेसी शो कर रहा था, और 12 वीक्स के बाद 81.3 जो है आपकी एफिकेसी थी। और उसके बाद जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड में पहले भी डेटा पब्लिश हुआ था, उसमें भी इंटरवल अगर 12 वीक्स रखा था तो उसमें 65 to 88% एफिकेसी थी। तो इस तरह की जो स्टडीज आई है वो सजेस्ट कर रही थी कि लगभग 12 हफ्ते के अंदर जो है इसकी एफिकेसी काफ़ी अच्छी रहती है। तो अभी फिलहाल हम वही 12 हफ्ते वाला लेकर चल रहे हैं। और दूसरा इसमें एक और भी जो चीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि डेटा भी और ज़्यादा थोड़ा सा कलेक्ट होगा उसके बाद, क्योंकि हमने देखा है एक तो जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था और सिंगल डोज लग गई, तो उन लोगों में अलग तरह का एंटीबॉडी टाइटर था। जिनको सिंगल डोज लगा फिर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ, इस तरह के भी क्लाइंट पेशेंट्स थे, उनमें एक अलग तरह का एंटीबॉडी टाइटर था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें और सामने आने वाली। एक्चुअली सिर्फ लोगों को, दर्शकों को जानने वाली बात ये ज़रूरी है कि ठीक है ये सब रिसर्च आती रहती है, बैकएंड में इसका जो है चलता रहता है काम, पर इसके लिए अपनी जो अभी फ़िलहाल की गाइडलाइंस है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा वो नहीं करना क्वेश्चन, और अभी के लिए जो टाइम दिया हुआ है कोई समझौता आपको नहीं करना है। गड़े पॉइंट सर, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो